मैं आचार्य प्रवर निरंजन आज आपको यह बताने जा रहा हूँ कि भारत को 1947 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद से जो आज़ादी मिली उसके पीछे क्या क्या कारण हैं। मैंने आज तक इतिहास में जितना पढ़ा, जाना, समझा, एक महत्वपूर्ण पक्ष जो भारत को आज़ादी दिलाने में रहा उसकी चर्चा अक्सर किताबों में गायब रहती है, या कुछ किताबों में यदि चर्चा में दिया गया है तो उसे महत्वपूर्ण ढंग से समाज ने रेखांकित नहीं किया है, अर्थात उस पर विमर्श नहीं किया है। इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कांग्रेस ने या और अन्य ने भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्त कराने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया और 1947 में यह अंततः सफलता मिली। तो क्या इतना ही बात सही था या इतिहास का कुछ और गूढ़ बात है जिसके कारण ये ब्रिटिश भारत को छोड़कर चले गए या जाना पड़ा? हम जब इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं तो आर्थिक शक्तियों के आधार पर करते हैं, बाज़ार की शक्तियों पर के आधार पर करते हैं। आर्थिक शक्तियों में उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग के साधनों और शक्तियों के आधार पर इतिहास की समुचित व्याख्या की जाती है। तो यह एक मैं नई बात बता रहा हूँ जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है भारत को आज़ादी दिलाने में। अब सबसे बड़ी बात है कि भारत को जो आज़ादी मिली तो क्या सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 के बाद सिर्फ भारत को ही आज़ादी मिली या विश्व के और भी देशों को आज़ादी मिली? तो यहाँ जो कांग्रेस के जो नेता थे या अन्य स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे वो तो भारत के लिए प्रयास कर रहे थे। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद और भी देशों को आज़ादी मिली? तो यह जो प्रक्रम जो शुरू हुआ, यह जो एक सामान्य विशेषता पाया गया, तो कोई सामान्य कारक रहा होगा जिसके कारण ऐसा रहा है। तो जब हम इसका अध्ययन करना चाहते हैं, हालांकि इतिहास के पुस्तकों में इसे समुचित स्थान या उचित स्थान या स्थान ही नहीं दिया गया है, छिटपुट में कहीं कहीं ये बातें आई है, लेकिन इतिहासकारों ने इस आधार पर भारत की आज़ादी मिलने की व्याख्या नहीं किया है। मैंने आज से 30 साल पहले एक किताब पढ़ी थी, आज का भारत। लेखक थे रजनी पाम दत्त। इंडिया टुडे अंग्रेजी की पुस्तक थी और यह भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में था कि यहाँ साम्राज्यवाद के पीरियड में क्या क्या हुआ, और एक बहुत व्यवस्थित ढंग से इस किताब में लिखी गई थी रजनी पाम दत्त की इंडिया टुडे, जिसका हिंदी अनुवाद आज से 35 साल पहले ही उपलब्ध था। मैंने इसे पढ़ा तो एक नई सूझ पैदा हुई थी जिसे मैं विकसित कर करके आज तक आया हूँ। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जो, यदि हम साम्राज्यवाद को समझना चाहते हैं तो हमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, कोलोनियलिज्म और इम्पेरियलिज्म को बढ़िया से समझना होगा। उपनिवेशवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें दूसरे देश वाले अपने स्वार्थ में, अपने हित में किसी विदेशी क्षेत्र को, मतलब जो उनके अधीन है, उस पहले से उस देश का जो भाग है उसको नहीं, उसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में अपना कॉलोनी बनाते हैं और वहाँ के संसाधनों का, वहाँ के धन का, वहाँ के और भी जो चीज़ उपलब्ध हो सकता है, लोग, उनका उपयोग अपने साम्राज्यवादी हितों में करते हैं। इसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। अब उपनिवेशवाद भी साम्राज्यवाद से मिलता हुआ स्वरूप है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है।
साम्राज्यवाद भी अपने देश के बाहर के भौगोलिक भूभाग पर नियंत्रण कर, मैंने शब्द कहा नियंत्रण कर, उनके संसाधनों को, उनके धन को, उनके व्यक्तियों को अपने हित में उपयोग करना साम्राज्यवाद है। तो मैंने जो शब्द का उपयोग किया इस पर यदि आप ध्यान दें तो मैंने उपनिवेशवाद में कहा कि उनका कॉलोनी के रूप में बस जाना, रहना, फिजिकल उपस्थिति देना, यह उपनिवेशवाद का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जबकि साम्राज्यवाद में ऐसा कोई इसेंशियल नहीं है। मतलब आप कॉलोनी बना करके रह भी सकते हैं फिजिकली या नहीं भी रह सकते हैं। तो साम्राज्यवाद एक व्यापक परिभाषा हुआ जिसमें उपनिवेशवाद भी शामिल है। तो ब्रिटिश जो है आए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए और अंततः जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1947 में चले गए। तो चले गए तो उनका क्या समाप्त हुआ? उनका उपनिवेशवाद समाप्त हुआ। क्या साम्राज्यवाद भी समाप्त हुआ? यदि मैं कहूँ कि नहीं, साम्राज्यवाद नहीं समाप्त हुआ, बल्कि उसकी स्थितियाँ, उसका एक स्वरूप बदल गया, तो यह बात एक गौर करने वाली बात है। अब जो है मैं आपको आगे बढ़ूं कि हुआ क्या था। तो साम्राज्यवाद के कई चरण हैं। जैसे पहले जो साम्राज्यवाद का आया चरण, वो चरण जो था वो वणिक साम्राज्यवाद, मर्केंटाइल इंपेरियलिज्म था। उसके बाद इंडस्ट्रियल इंपेरियलिज्म, औद्योगिक साम्राज्यवाद आया, और उसके बाद जो है वित्तीय साम्राज्यवाद आया, फिनेंशियल इंपेरियलिज्म आया। अब जो है साम्राज्यवाद में, इंपेरियलिज्म में अब इंफॉर्मेशन का इंपेरियलिज्म, डेटा का इंपेरियलिज्म, एक नया अध्याय साम्राज्यवाद में जुड़ गया है। अब इसे मैं अब इत्मीनान से आपको समझाना चाहता हूं कि वणिक साम्राज्यवाद ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के साथ शुरू हुआ। इस तरह की कंपनियां जो है यूरोप में, डच में, पुर्तगाल में, स्पेन में, फ्रांस में और भी देशों में शुरू हुआ। तो इनका पर्पस था वाणिज्य करना, व्यापार करना, मर्केंटाइल, मतलब वहाँ से सामान लाते थे और यहाँ से उत्पादन दूसरे जगह ले जा कर के बेचते थे। तो इनका जो साम्राज्यवाद उस तरह से था कि इनके व्यापारिक हितों की संरक्षण हो, इनके प्रभाव क्षेत्र में दूसरा कोई कंपनी हस्तक्षेप नहीं करे, उपस्थिति दर्ज नहीं करे। इसके लिए स्थानीय राजाओं पर दबाव डाला गया कि ये जो प्रभाव क्षेत्र है इसमें मुझे एक अधिकार मिले, और येन केन प्राक्रेन इसी तरह से किया गया। और वहाँ का जो कच्चा माल जो था या वहाँ का जो प्रोडक्ट था उसको वहाँ से उठा करके दूसरे जगह, तीसरे जगह ले जाने लगे, और ये मर्केंटाइल इंपेरियलिज्म स्थापित हुआ। लेकिन समय के साथ, विज्ञान की प्रगति के साथ यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई, और औद्योगिक क्रांति के बाद वहाँ औद्योगिक साम्राज्यवाद स्थापित हुआ। स्टीम इंजन और भी जो कारखाने वहाँ जो स्थापित हो रहे थे, तो उनके लिए अब इस नई साम्राज्यवाद की स्थिति में कच्चा माल, रॉ मटेरियल चाहिए था, ईंधन, कोयला और भी जो हो सकता है वो चाहिए था, और उसके जो प्रोडक्ट थे उसको बेचने के लिए सुरक्षित बाज़ार चाहिए था। तो भारत में जो वणिक साम्राज्यवाद, जो व्यापार पर एकाधिकार का जो साम्राज्यवाद था, वो औद्योगिक साम्राज्यवाद में बदल गया। आप देखते हैं कि उस समय जो रेलवे लाइन बिछा करती थी, समुद्री तट से मेन मुख्य भूमि तक हो जाती थी। मतलब कि कच्चा माल जो यहाँ जो रिसोर्स जो उपलब्ध होते थे, मिनरल या रॉ मटेरियल जो, वो सीधे एक्सपोर्ट तक लाया जाता था और उसे उस देश में भेजा जाता था, और उत्पादित माल को फिर यहीं ला करके बाज़ार में उसी माध्यम से, जिस माध्यम से कच्चे माल यहाँ से बाहर गए थे, वहीं
बनाया हुआ माल बाज़ार में उपलब्ध होता था। तो यह इंडस्ट्रियल इम्पेरियलिज्म का ये बात था। लेकिन इसके साथ जो है इस युद्ध में मतलब मैं युद्ध इसीलिए कह रहा हूँ कि इस एकाधिकार के युद्ध में जो पहले से देश मौजूद थे उसमें कुछ अपने खास विशेषताओं के कारण, अपने लक्षणों के कारण, अपनी परिस्थितियों के कारण पिछड़ गए। लेकिन कुछ देश इसमें अभी तक शामिल नहीं हुए थे किसी कारण, ऐतिहासिक कारणों से, जिसमें जर्मनी प्रमुख था, जापान प्रमुख था, इटली भी प्रमुख था। तो ऐसे देश भी साम्राज्यवाद स्थापित करना चाहते थे। लेकिन स्थिति यह थी कि ज़मीन जितना ज्ञात विश्व था लगभग सभी पर एकाधिकार बनाया जा चुका था और ज़मीन के विस्तार की संभावना नहीं थी, क्षेत्र विस्तार की संभावना नहीं थी। और इसका परिणाम विश्व को 2 विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में देखने को मिला। इसके बाद साम्राज्यवादी देशों को यह समझ में आ गया कि क्या ज़रूरत है, जब रॉ मटेरियल यहाँ से हम ढो करके परिवहन कॉस्ट दे करके वहाँ ले जाते हैं, वहाँ हमारे लोग लेबर के रूप में काम करते हैं और वहाँ भी जीवन सुधारने के लिए बहुत आंदोलन हो रहे हैं, और फिर उस प्रोडक्ट को ला करके यहीं बेचना है, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि रॉ मटेरियल यहीं, मार्केट यहीं, कुशल कारीगर कर्मचारी भी यहीं, तो कुछ विशेषज्ञ की ज़रूरत है तो ब्रिटिश से आ जाएंगे यहाँ काम करने के लिए। और अपने देश को धुआं से, प्रदूषण से गंदा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो औद्योगिक साम्राज्यवाद फिर वित्तीय साम्राज्यवाद में बदलने लगा। वित्तीय साम्राज्यवाद में क्या है कि जो उनका निवेश था, जो उनका इन्वेस्टमेंट था एज ए कैपिटल, वो सुरक्षित रहे और उसका जो है लाभांश जो है डिविडेंड उनको मिलता रहे। यह वित्तीय साम्राज्यवाद की जो नई परिस्थितियां उभरी सेकेंड वर्ल्ड वार के दबाव के बाद, और इस समझदारी ने जो उपनिवेशवाद का जो फिजिकल स्वरूप था उसको समाप्त कर देने की ज़रूरत समझी गई। साम्राज्यवादियों ने सारे देश से, दुनिया के तमाम देशों से कॉलोनिज्म के जो प्रत्यक्ष शासन का था उसको उन्होंने वापस एक तरह से विथड्रॉ कर लिया, खींच लिया, और इसी के साथ उपनिवेशवाद समाप्त हो गया। लेकिन मैंने पहले कहा है कि साम्राज्यवाद एक विस्तृत अवधारणा है जिसमें उपनिवेशवाद उसका एक हिस्सा था। तो उपनिवेशवाद के समाप्त होने से जिनको कम समझ है वे समझते हैं कि साम्राज्यवादी ब्रिटिश चले गए, तो ये उनकी भूल है। चीज़ें सिर्फ आँखों से नहीं दिखती है, उसके लिए मेंटल विजन की भी ज़रूरत है। अब जो है आपका ध्यान उस पर नहीं जाए, वित्तीय साम्राज्यवाद पर नहीं जाए, फिनेंशियल इम्पेरियलिज्म पर नहीं जाए, इसलिए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को खूब गुणगान करके, खूब बड़ा करके वर्णन कर दिया गया, क्रिटिसिज्म कर दिया गया कि आप उसी में उतरते तैरते रहें, उसी तालाब में आप तैरते रहें, और ये जो है फिनेंशियल इम्पेरियलिज्म जो है वित्तीय साम्राज्यवाद की तरफ आपका ध्यान नहीं जाए। तो इस वित्तीय साम्राज्यवाद, आर्थिक जो स्थितियाँ बदल गई, बाजार की जो शक्तियों ने जो कार्य किया, और इसने जो है इसकी आवश्यकता के कारण आज़ादी दिलाई, और इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सभी जगह से जो है साम्राज्यवादी देश विथड्रॉ करने लगे। यह सही है कि इसमें आंदोलनकारियों का भी दबाव था, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारियों का भी दबाव था। मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इंफॉर्मेशन इम्पेरियलिज्म, सूचना के साम्राज्यवाद के तरफ से ये डिजिटल इम्पेरियलिज्म के तरफ अधिकतर विद्वानों का ध्यान नहीं जाता है, उसी तरह से
वित्तीय साम्राज्यवाद की ओर भी ध्यान नहीं जाता है। तो भारत की आज़ादी में इस वित्तीय साम्राज्यवाद की बदलती हुई भूमिका का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं आज इतना ही आपको बताना चाहता हूँ। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मैं इसी तरह आपको अकादमिक विमर्श पर आपको सामग्रियाँ उपस्थित करता रहूँगा, प्रस्तुत करता रहूँगा। सुनने के लिए धन्यवाद।